हमें विरासत में गरीबी, लाचारी और बेइज्जती मिली है। इस देश में हम पैदा हुए हैं, वह जातियों का देश है। हम कुछ भी कर जाएं, मेरे पूर्वज कुछ भी करते रहे हों, मगर उनका आकलन हमेशा पूरे जनपद में चारों सीटें विधानसभा की जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। सांसद भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन विकास के नाम पर बस 0-0 ही। सर, भाजपा के दिन अच्छे हैं या सपा के अच्छे थे? भाजपा ना होती तो वही दिन मेरे लिए अच्छे दिन तो वो नहीं ला सके। हम तो कहते हैं हमारे बुरे दिन ही लौटा दो, पहले वाले दिन थे वही लौटा दो, हम उसी से काम करें। भारतीय जनता पार्टी दोबारा कभी केंद्र या प्रदेश में ना सके। नमस्कार, मैं प्रियांशी राज, सिटी पत्रिका 24x7 के प्राइम शो सिटी वाड़ी जनता के सवाल एपिसोड 6 में आपका स्वागत करती हूँ। सिटी वाड़ी के शो 5 एपिसोड बड़े ही कामयाब रहे हैं। ये छठा शो बहुत ही खास है। अब बंद कमरे में सवाल नहीं होंगे, बल्कि जनता पूछेगी सीधे सवाल अपने अतिथि से। एपिसोड 6 के अतिथि हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा नाम जिसने मंत्री रहते हुए भी अपने काम से पहचान बनाई है। अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा आगे रहे हैं। जहां भी उनकी ज़रूरत हुई है वहां तत्पर रहे हैं। जो महापुरुषों के बताए रास्ते पर निरंतर चल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की कई अहम भूमिका निभाने वाले विधानसभा कायमगंज से प्रत्याशी रहे। जी हाँ, हमारे खास मेहमान हैं पूर्व राज्य मंत्री, वर्तमान प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी के नेता श्री सर्वेश अम्बेडकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले आप अपनी जिंदगी की कहानी बताएं। आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे की, ये हमें बताएं। हमें विरासत में गरीबी, लाचारी और बेइज्जती मिली है। जिस देश में हम पैदा हुए हैं वह जातियों का देश है। हम कुछ भी कर जाएं, मेरे पूर्वज कुछ भी करते रहे हों, मगर उनका आकलन हमेशा जाति के आधार पर हुआ है। तो हमारा जन्म ही, मेरा ही नहीं, मेरे पूरे समाज का संघर्ष से भरा हुआ जीवन है। और 1986 से माननीय कांशीराम साहब जब आए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामराव स्वामी नायकर और तमाम संत गुरु महापुरुषों का मूवमेंट लेकर के जब वो आए, मैं उनसे प्रभावित हुआ और उनके साथ चल पड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं फुल टाइमर हो गया और लगभग 8 वर्ष फर्रुखाबाद जनपद का जिलाध्यक्ष रहा। उस समय जिलाध्यक्ष कार्यकाल में तमाम लीडरशिप को हमने तैयार किया, संगठन को तैयार किया। फिर निकलते निकलते मंडल का, प्रदेश का, फिर कई प्रदेशों का कोऑर्डिनेटर रहा और अभी आपके सामने हैं। कायमगंज से चुनाव 22 का लड़े थे। बिल्कुल सर, हमारे जनता के सवाल हैं कुछ, अगर आपकी अनुमति हो तो हम। जी बिल्कुल, जवाब दिया जाएगा। आप बसपा सरकार में राज्य मंत्री रहे, आपका बसपा ने इतना सम्मान दिया है, बसपा छोड़ने का कारण क्या था? आपने पहला ही सवाल बहुत कठिन कर दिया है। राज्य मंत्री का दर्जा था मेरे पास में और बहुजन समाज पार्टी में अपने जीवन के जो कीमती समय जवानी का होता है, लगभग 31 वर्ष का टाइम हमने बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने में लगाया है। और फुल टाइमर माननीय कांशीराम साहब से जो सीखा और महापुरुषों के आंदोलन को जो पढ़ा, लोगों की स्पीच से, जो बड़े बड़े क्लास के लोग थे, तो उसको सीख कर हजारों प्रशिक्षण शिविर मैंने अपने उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगाकर और हजारों लोगों को मैंने अवेयर किया है, लीडरशिप उनकी बिल्डअप की है। और बहुजन समाज पार्टी में लंबी मेरी यात्रा हुई। हमारी पत्नी कन्नौज की जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसी दौरान बनी और बहुजन समाज पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं। हम पार्टी के प्रति वफादारी में कभी कमी नहीं आई। बहुजन समाज पार्टी में 2017 के कन्नौज सदर की विधानसभा की टिकट को लेकर के कुछ ऐसे आदेश मिले ऊपर से जिनको मैं पूरा नहीं कर सका और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो फिर 17 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सानिध्य में उनके द्वारा मैं समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया और समाजवादी पार्टी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, सारे प्रदेश में काम करने की, प्रदेश से बाहर काम करने की। और मैंने भी तन मन धन लगा करके समाजवादी पार्टी में भी वही स्टैंडिंग बनाई जो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करती थी।
जी सर, हमारा दूसरा सवाल है, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में दलित समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? और देखिए, दलित समाज हमेशा सत्ता और राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। बड़ी आबादी इस समाज की है, लगभग इस देश की कुल आबादी का चौथाई आबादी दलित समाज की है। और मैंने तो विशुद्ध रूप से राजनीति दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी क्लास की है। इनमें इनके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान में हक और अधिकार दिए हैं, उनके लिए संघर्ष करना, सरकारों से लड़ना, समाज से लड़ना, यही मेरा काम रहा है। तो समाजवादी पार्टी में जब से आया हूँ तब से यहाँ भी इसी काम पे लगा हूँ। और मुझे लगता है कि आज के दौर में जो स्थिति है, भारत का जो आईन है, संविधान है, इसमें सभी वर्ग को, चाहे किसी धर्म और किसी जाति के हों, उन सब लोगों को जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, बल्कि सबको समानता का स्थान दिया गया है। और इस देश का जो संविधान है, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित, इस संविधान को खतरा भारतीय जनता पार्टी से पैदा हो गया है। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी के अपने जन्म काल से ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान के खिलाफ रही है। और पिछला जो चुनाव बीता है 2024 का लोकसभा का चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान करके इलेक्शन को लड़ा कि आप हमें 400 पार सीटें जिता दें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बना दें तो मैं संविधान को ख़त्म कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐलान किया गया। ऐसी स्थिति में इस देश में संविधान का संकट खड़ा हो गया, और संविधान अगर बदल जाता है, समाप्त हो जाता है भाजपा के द्वारा, तो इस देश का जो पीडीए समाज है, जिसको पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कहा जाता है, इसके अधिकारों पर डकैती पड़ जाएगी और इसका भविष्य चौपट हो जाएगा, बच्चों का भविष्य, खुद का भविष्य चौपट हो जाएगा। तो संविधान को बचाने के लिए ये दलित समाज ने पिछले चुनाव में भी, 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में बड़े पैमाने पर जो भाजपा को हरा सकता है, तो उसमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी उनको नजर आई कि यही एक ऐसी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता से लड़ रहे हैं, और इतना वोट बैंक उनके पास में है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। और मुझे बड़ा गर्व है माननीय अखिलेश यादव जी पर कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से इंडिया अलायंस किया कांग्रेस पार्टी से, अन्य पार्टियों के साथ में भी। और 2024 का जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संविधान की हिफाजत के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, इस देश के करोड़ों दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए जब चुनाव लड़ा गया, तो 24 में जहां भारतीय जनता पार्टी 80, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं, 80 जीतने का वादा करती थी, वहां पर वो मात्र 33 सीट पर सिमट गई, और समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पर 37 सीटें जीती। और हमारे जो अलायंस पार्टनर थे कांग्रेस पार्टी की 6 सीटें उन्होंने जीती। 43 सीट पर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश में दी है, ताकि सरकार ना बना सके। हम लोग उस दौर में भाजपा को केंद्र की सत्ता बनाने से रोक तो नहीं पाए, मगर इतना कमजोर कर दिया कि अब संविधान के खिलाफ उनकी जो प्लानिंग थी, जो एजेंडा था, वो कमजोर हुआ है। और निश्चित रूप से चुनाव जो आने जा रहा है, दलित समाज इस चुनाव में भी बाबा साहब अम्बेडकर को, तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के मूवमेंट को बचाने के लिए, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को बचाने के लिए पुनः दलित समाज एकजुट होकर के पिछले चुनाव से ज्यादा ताकत से समाजवादी पार्टी को 2027 में वोट करेगा, और जिससे भारतीय जनता पार्टी दोबारा कभी केंद्र या प्रदेश में ना आ सके। जी सर, आपने फरक्काबाद की विधानसभा कायमगंज से चुनाव लड़ा था, आपकी हार की वजह क्या थी? हार की वजहें कोई एक नहीं है जो बता दी जाए, तमाम वजह हैं। पहला तो यह है कि समय कम मिल पाया, तो हम ही लोगों तक नहीं पहुंच पाए। जब हम वोट मांगने नहीं पहुंचे तो लोग कितना वोट देंगे। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं अपने कायमगंज की जनता का और जनपद फर्रुखाबाद के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने कम समय होते हुए अपने सब संसाधन लगा करके हमें बड़े पैमाने पर चुनाव जिताया। हमारे मुखालिफ धनवान व्यक्ति प्रत्याशी था भारतीय जनता पार्टी अपना दल से, उनके मुखालिफ 96,409 वोट हमें दिया और हम उप विजेता बने। पिछले चुनाव में समय की कमी के कारण और हमारा क्षेत्र करीब 18 साल छूटा हुआ भी था, रिलेशन मेरे लगभग समाप्त जैसे थे, तो नहीं हमें सफलता मिल पाई। लेकिन चुनाव हारने के बाद
4 सालें बीत गई हैं, मैं लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र में हूँ। आज मैं बता सकता हूँ कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का गांव किस इलाके में है, उसके लिए रास्ता कहाँ से जाता है, और लगभग 90% कार्यकर्ताओं को मैं चेहरे से, नाम से पहचानने की हमने कोशिश की। जो कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे। मुझे भरोसा है कि कायमगंज के मतदाता, कायमगंज की जनता, जनपद फर्रुखाबाद के नेता आगामी विधानसभा चुनाव में मेरी पुनः मदद करेंगे और ऐतिहासिक मतों से हम जीत दर्ज करेंगे। जी सर, हमारे जनता के कुछ सब मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने माननीय मंत्री जी तक का सफर तय किया है, तो उस समय जो फर्रुखाबाद एक विकास के पथ पर अग्रसर हुआ था, अपेक्षाकृत उस स्तर पे कुछ बदलाव नहीं आ पाया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सवाल है। देखिए, विकास का जहाँ तक मैटर है, ये फर्रुखाबाद या कोई तहसील या ब्लॉक कोई अलग से विकास नहीं कर पाती, सब कुछ सरकारों पर डिपेंड होता है। जो सरकार उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी की, इसने अच्छे दिन का हम लोगों को एक झांसा दे करके और इस देश और प्रदेश की इकोनॉमी को समाप्त कर दिया है, और इस देश के 3% लोगों के हाथ में 97% संपत्ति को सेंट्रलाइज कर दिया है। तो और केवल बातें बातें रह गई हैं। अगर इस सरकार में कुछ मिला है विकास के स्थान पर फर्रुखाबाद ने पूरे प्रदेश की जनता को, तो गरीबी, लाचारी, भुखमरी, हत्या, डकैती, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार, लूट, महंगाई, बेरोजगारी यही मिली है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है कि जल्दी से 2027 आवे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम एक एक वोट करके इनको हमेशा के लिए समाप्त करें। मेरा सर से सवाल ये है कि जिस तरीके से फर्रुखाबाद को बीजेपी सरकार रिपीट होने के बाद कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज या हाईवेज नहीं दिए गए, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का इसको लेकर कोई विजन है फर्रुखाबाद के लिए? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। ख़ास तौर से फर्रुखाबाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी करती है वही करती है। हम विपक्ष के लोग विकास के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए लड़ते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, धरना और प्रदर्शन करते हैं और सड़क से लेकर के संसद तक लड़ते हैं। विधानसभाएं चलती हैं तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी पार्टी के एमएलए और एमपी, चाहे देश की पार्लियामेंट का सदन हो, चाहे असेंबली का सदन चल रहा हो, हम लोग जनता की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास जो थे वही बने रहते, वो मेंटेन रहते, तो कम से कम चैन और तसल्ली यहाँ की जनता को होती। उन्होंने तो उनको देखा भी नहीं, मेंटेन भी नहीं किया, और नए काम के नाम पर तो एक ईंट कहीं पर लगी नहीं है। अगर लगी हो तो कोई भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति या प्रतिनिधि कोई बता दे। सारे पूरे जनपद में 4 सीटें विधानसभा की जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। सांसद भी दूसरी बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन विकास के नाम पर बस 0-0 ही है। और अगर सर आप जीतते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? जीत जाएंगे तो एक दिन में तो सारे काम नहीं होते, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर कोई बीच में स्थितियां सब ठीक ठाक रहीं, पहला काम तो जो सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इससे आम जनता बड़ी मार खाती है। गांव देहात की जनता, हमारा विधानसभा तो कटरी पड़ता है, इस समय बाढ़ आई हुई मेरे क्षेत्र में, जिसमें ढाई घाट क्षेत्र है। शमशाबाद के नीचे जब हम उतर जाते हैं तो वहाँ पर चौरा है, गोटेटी दक्षिण है, हमारा मंजा है, सरीपुर छिचनी है, कमथरी है, पैलानी है, बसोला है, बांसखेड़ा है, और तमाम गांव ऐसे हैं इस समय जलमग्न हैं। वहाँ के लोग तो आधी बरस तो अपनी बाढ़ के दर्द को ही नहीं भूल पाते हैं। उनकी व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो पूरी साल संभाल नहीं पाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए तो मेरा प्राथमिकता ये होगी कि जो क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से उजड़ जाते हैं वहाँ पर सड़कों का निर्माण कराना, टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करना प्रथम काम हो गए। स्कूल मर्जर का जो बीजेपी सरकार चला रही है, हम लोगों ने इसका विरोध किया है, अभी उनको वापस सरकार ने नहीं किया है। तो उन स्कूलों को हमारी पार्टी ने जब विरोध किया और पीडीए के नाम से पाठशालाएँ चालू की तो सरकार थोड़ा दबाव में आई, और हम कोशिश करेंगे, अगर मुझे कायमगंज से मौका मिलता है एमएलए बनने का, तो हम अपनी जो विद्यालय हैं उनको स्मार्ट विद्यालय में कन्वर्ट करेंगे, वाईफाई की सुविधा विद्यालयों में कराएंगे, छात्रों के लिए आने जाने की सुविधा का इंतजाम कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा कायमगंज में हमारा तंबाकू का प्रमुख व्यवसाय है। इस व्यवसाय से
हजारों लोगों की जीविका जुड़ी हुई है और वो भी तंग हाली में जी रहे हैं। तंबाकू का प्रमुख व्यवसाय है जिसमें हमारे मजदूर हैं, किसान हैं। किसान भी परेशान है, उनको लागत का मूल्य नहीं मिलता है, भंडारण के लिए उनके पास गोदाम नहीं है। कायमगंज में तंबाकू की कोई मंडी नहीं है, एमएसपी नहीं मिल पाती तंबाकू के हमारे किसानों को। जो बिचौलिए होते हैं तंबाकू के, उनकी पवारा रहती है, उनका दबाव रहता है। और जो हमारा व्यापारी तंबाकू का है, जो लघु व्यापारी है, वो जीएसटी की मार को, टैक्स की मार से इतना बेहाल है कि उसको लगता है कि अब कोई काम दूसरा कर लिया जाए, इस काम को बंद कर दिया जाए। तो हमारा प्रयास ये भी होगा कि हम अपने तंबाकू के किसानों के लिए, तंबाकू के काम में लगे हुए मजदूरों के लिए, उनके लिए बीमा की व्यवस्था करें, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करें और जो किसान हैं उनको एमएसपी मिले, उनके लिए प्रसंस्करण गोदाम की व्यवस्था करवाएं उनके लिए, जिसमें सुरक्षित रख सकें, जिससे और मंडी लगाएं, जिससे हमारा व्यापारी सीधा कायमगंज की मंडी में आकर के हमारी किसानों का तंबाकू की खरीद करे। और जो कभी रेट घट जाए तो गवर्नमेंट जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उस रेट पर तो किसान का बिक जाए, जिससे उसका घर बर्बाद होने से बच जाए। ऐसे हमारे कामों की प्राथमिकता होगी। और इन कामों के लिए जो हमारे कायमगंज के शिक्षाविद हैं, हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, हमारे यहाँ जो एडवोकेट्स हैं, एलिट क्लास के लोग हैं, जो समाज को बदलाव रखने का मादा रखते हैं, ऐसे लोगों को जोड़कर एक कायमगंज विकास परिषद का गठन कराएंगे जो स्थायी रूप से होगा। और उसमें एक पोर्टल लॉन्च करेंगे जहां पर सीधी समस्याएं आएंगी। और मेरी अगर पहली बात तो एक समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, हम सरकार से आग्रह करते रहेंगे कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में इस तरह कार्य जो मेरे द्वारा सुझाए जाएं उन पर प्राथमिकता से उन पर कार्य किया जाए, जिससे हमारी विधानसभा को, मेरे जनपद वासियों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स है, आईटीआई है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन भी हम अपनी विधानसभा में खुलवाने का प्रयास करेंगे। जी। संविधान और लोकतंत्र को किससे खतरा है? सपा बसपा में कौन सी पार्टी बचा सकती है संविधान को? पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो संसद के गलियारे में संविधान के पन्ने फाड़े जाते हैं, संविधान को जलाया जाता है। उनके नेताओं के द्वारा, चाहे छोटा नेता हो चाहे राष्ट्रीय नेता हो, उनके नेताओं के द्वारा संविधान के विरोध में वक्तव्य आते हैं। और पिछला चुनाव मैं भी आपको बता चुका, पिछला चुनाव तो संविधान के विरोध में ऐलान करके बीजेपी ने लड़ा है। तो संविधान को खतरा बीजेपी से, दुश्मन तो तय हो गया है। अब जो पीडीए समाज है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए शब्द को जन्म दिया है, ये इन्हीं अत्याचारों को देखकर इस शब्द का जन्म हुआ है। तो पीडीए समाज के हक अधिकार तो संविधान में निहित हैं। और जब संविधान नहीं होगा तो ये देश पुनः मनुस्मृति के काल में चला जाएगा, जहां हम सब लोगों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, केवल लेबर क्लास के रहेंगे, सेवादारी में लगे रहेंगे। इसलिए ये दुश्मन तय हो गया है। अब हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं पीडीए के बैनर तले, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और समाजवादी पार्टी में ही वो क्षमता है जो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती है और भारतीय संविधान की सुरक्षा कर सकती है। तो जहाँ तक मामला बहुजन समाज पार्टी का है, और ठीक है, एक दौर था जब बहुजन समाज पार्टी संविधान के पक्ष में बात करती थी, मैं भी उसका था। लेकिन जब से मानवर कांसीराम साहब हमारे बीच से गए हैं 2006 में, जब से संविधान और मिशन मूवमेंट संवेदनाएं सारी समाप्त सी हो गई हैं। और बहुजन समाज पार्टी की आज स्थिति यह है कि एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, एक एमएलए हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास में 111 एमएलए जीत के आए थे, अभी 105 एमएलए हमारे पास में हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारे खुद के अलायंस को छोड़कर 37 हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो इस और हमारी पार्टी पूरे देश में 3 नंबर की पावरफुल पार्टी बनी है। भले ही हमारी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा नहीं है, लेकिन नंबर 3 की पार्टी है। तो सब जो लोग कल पिछले चुनाव में मेरे साथ नहीं थे, वो भी अब जान गए हैं कि अब तो अखिलेश यादव भी सहारा हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए अखिलेश के हाथ मजबूत करेंगे और 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। जी। आपने जो सबसे बड़ा सबक सीखा है राजनीति से, वह क्या है? राजनीति बहुत अच्छी चीज है। लोकतंत्र से बेहतर कोई तंत्र इस दुनिया में नहीं है। जिन देशों में राजतंत्र चला करता था, राजशाही चलती थी, तानाशाही चलती थी,
वह सारे देश परेशान हो करके लोकतंत्र को अपना रहे हैं पूरे विश्व लेवल पर। और बड़ी खुशी की बात है कि मेरे देश में 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र लागू हुआ। इस देश का आम नागरिक जो गरीबी, लाचारी, बेइज्जती में जिसने सदियां गुजारी हैं, जानवर से ज़्यादा खराब जीवन जिसने जिया है, तो वो समाज ने भी चैन की सांस ली है। आज संविधान के माध्यम से हम पीढ़ी समाज के लोग चपरासी से लेकर के और IAS PCS बने हैं, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, वकील, वैज्ञानिक तमाम बने हैं, MLA MP बने हैं, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने को रह गए हैं, वो भी हम जल्दी ही इस कमी को पीढ़ी के लोग इसको पूरा कर देंगे और संविधान की हर हालत में सुरक्षा करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस जमाने में अकेले लड़े थे यहाँ के मनोवादियों के साथ में। आज बाबा साहब के करोड़ों चेले हैं, समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, माननीय कांसीराम साहब के, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा तैयार किए हुए। अब हम लोग बहुत लोग लड़ने वाले हैं। अब संविधान को कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और उंगली उठाएगा उस दिन इस देश में रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी। आप अपनी पार्टी के भीतर संघर्ष को कैसे देखते हैं? मैंने आपको पहले और दूसरे सवाल के जवाब में बताया था कि हम लोगों का जन्म ही संघर्ष है। हमें इस देश में कोठी, कार, बंगला, धन, धरती, धंधा, इज्जत, आबरू, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान ये कुछ भी नहीं मिला है। हमको वही विरासत मिला है जो एक जानवर को, पशु पक्षी को मिल जाता है। हमें तो जब से मिला है जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान आया है, और संविधान की वजह से आज हम इतने सारे लोग बैठे हैं। पीढ़ी के लोग ही ज़्यादा होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। आज कोई लीडर बना है, कोई मास्टर बना है, कोई डॉक्टर बना है, कोई एडवोकेट बना है, ये सब भारतीय संविधान के कारण बने हैं। और ये संघर्ष ही तो लोग कहते हैं ना कि संघर्ष ही जीवन है, तो हमें अपने जीवन की सार्थकता महसूस होती है। MLA MP बन जाना ये एक लोकतंत्र की प्रक्रिया है। यहाँ से बैठ के हम सामाजिक परिवर्तन जल्दी कर सकते हैं। इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इसकी लड़ाई को संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लड़कर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आजकल मुद्दा चल रहा है वोट चोरी का, जो कांग्रेस आया है, इसमें आप क्या मानते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी हमारी अलायंस पार्टनर है और देश की 2nd नंबर की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। वोट चोरी इस देश में हमेशा हुई है, कम ज़्यादा हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि अच्छे दिन आ गए हैं और ये अमृतकाल चल रहा है, रामराज चल रहा है। पहले चोरियां होती थी, इस सरकार में डकैती बढ़ गई है। और अभी मैं बिहार का देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर डिस्प्ले किया है। किसी का नाम, वोटर का नाम राम सिंह, पिताजी का नाम मतदाता सूची, किसी का नाम राम रहीस, पिताजी का नाम पोलिंग बूथ सेंटर। ऐसे तमाम लाखों वोट काट दिए गए हैं। और इसके ये चीज़ हम लोगों को पहले जानकारी थी। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 ऐसे लोगों के इलेक्शन कमीशन को शिकायत की, तो लाखों वोट कटे हुए थे पिछले चुनाव में, जिससे हमारी सीटें थोड़े थोड़े वोट के अंतर से हार गए। नहीं तो हम 50 से ऊपर हमारा आंकड़ा पहुंच जाता अकेले समाजवादी पार्टी का। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब शिकायत की ECI से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए, ऐसे नहीं बात मानी जाएगी, आप भरोसा करिए। 18,000 शपथ पत्र के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी ने शिकायत की इलेक्शन कमीशन को, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। तो आज पार्लियामेंट को हम लोग हंगामा कर रहे हैं, अपनी बात को मनवा रहे हैं। जो SIR गवर्नमेंट लाई है, SIR वापस ले केंद्र सरकार। अगर SIR अगर ये जारी रहेगी तो आज बिहार में वोट काटे जा रहे हैं लाखों, कल उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, परसों दूसरे राज्य में है, हमारा भी पश्चिम बंगाल में है, तो अन्य राज्यों में हाल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से केंद्र में फिर से काबिज रहना चाहती है, और हम लोग इतने तैयार हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं कि उनकी इस मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल। आपके विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की अत्यधिक समस्या है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बाढ़ तो बरसात में प्रतिवर्ष आती है जी। इस वर्ष कुछ ज़्यादा ही कहर है बाढ़ का, और हमारी विधानसभा ही ज़्यादा प्रभावित है।
हमारी अभी मैंने गांव गिनाए थे आपको, ढाई घाट क्षेत्र में 20 गांव हैं जो जलमग्न हैं। हम कंपिल की कटरी में जाते हैं, कारब की तरफ जाते हैं, एक लहरा की तरफ, सिवारा जाते हैं और सिवारा आगे भी निकल जाते हैं, कासगंज निकल जाता है वहाँ तक। गांव में तबाही मची हुई है। मैं खुद, मेरे साथी बैठे हुए हैं, एक दो नागेंद्र साक्य जी हैं, अरविंद सिंह यादव जी हैं, अमन सूर्यवंशी जी हैं, बंटी यादव जी, ये हम लोग साथ रहे थे और हम लोग भी इन लोगों के बीच में पहुँचे हैं। वैसे तो जिम्मेदारी यूपी गवर्नमेंट की है। बाढ़ राहत आपदा कोष होता है, सभी जिलाधिकारियों के अकाउंट में होता है। तो अगर इस राहत कोष का ये उदारता पूर्वक और संवेदना के साथ में खर्च करें तो किसी भी बाढ़ पीड़ित को असुविधा ना होने पाए। लेकिन ईमानदारी से बाढ़ पीड़ितों को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। मैं स्वयं गया हूं, कमर तक पानी में घुस करके स्टीमर के द्वारा, बोट के द्वारा, अपनी गाड़ी से, और कुछ गांव धर्मपुर की तरफ उधर चला गया तो ट्रैक्टर चला के गया, जहाँ ट्रैक्टर आधा डूबा हुआ है, ट्रैक्टर में खुद चला करके गया। राशन जो संभव हुआ मैं लेकर गया, मैंने लोगों को दिया। लोगों के मकान गिरने लगे हैं, जानवर बीमार हो गए हैं, उनके लिए चारा नहीं है, लोगों के लिए भोजन नहीं है। तो सरकार की नैतिकता है, जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों की मदद करे, कोई बीमार ना होने पावे, कोई भूख से किसी की मौत ना हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जहाँ सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं हम विपक्ष के लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग भी, हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको ऑलरेडी आदेश कर रखा है, हमारे नेताओं को, कि कभी भी जनता पर कोई मुश्किल का दौर आता है, कोई पेंडेमिक आती है और कोई मुश्किल आती है, तो आपको अलग से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको मेरा आदेश मानकर और जो संभव वो मदद करें। अब मैं देखता हूं भारतीय जनता पार्टी के 4 एमएलए हैं, कोई भी किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र नजर नहीं आ रहा है। एक सांसद है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको जहां भी दिखेंगे सर्वेश अम्बेडकर दिखेंगे, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिखेंगे, हमारी पार्टी के और नेता दिखेंगे। कोई बोर्ड से लंच पैकेट बांट रहा है, कोई राशन बांट रहा है, कोई अगरबत्ती बांट रहा है, कोई मोमबत्ती बांट रहा है। हम भी जो कर पा रहे कलम फिर जा रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी सरकार से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है और जब तक ये आपदा है तब तक मदद हम लोग करते रहेंगे। जी सर, हम मुस्तफा मंसूरी का एक सवाल है, आपको समाज ने इतना बड़ा नेता बनाया है, आपने समाज के लिए क्या किया है और आगे आप क्या करेंगे? देखिए, समाज ने नेता बनाया ये तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। समाज का जो मेरे साथ सपोर्ट रहा है, जो हमदर्दी रही है, जो मेरी मददगारियाँ रही हैं समाज की, उसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। मैंने नेता तो नहीं बना, मगर पहचान तमाम नेताओं से ज़्यादा हमने पाई है। ये भी हमारे समाज के, पीडीए समाज के लोगों का हम पर कर्ज है। और अपने जीवन में अलग से कुछ कर पाना इसलिए संभव नहीं है, वो झूठ बोलना हो जाता है। जो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत मैं अपने समाज को भी, दलित समाज को, ओबीसी समाज को, माइनॉरिटी क्लास के लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे लगेगा कि हमने कुछ पेबैक, कुछ सोसाइटी किया है। और वैसे भी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब मेरे पास कुछ देने के लिए हमारे महापुरुषों का संघर्ष है, उनकी विचारधारा है। उस विचारधारा को हम कई प्रदेशों में पेबैक करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और जब तक जीवन है, जब तक जिंदा हूँ, तब तक मैं उसको करता रहूँगा, लगेगा। जी सर, हमारे शहर की मशहूर डॉक्टर एवं समाज सेवी डॉक्टर मुस्कान जी का सवाल है, आप अपने स्तर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में क्या सुधार करना चाहेंगे? हमारी बेटी भी डॉक्टर डेंटिस्ट है लखनऊ में, और डॉक्टर साहब को धन्यवाद, उन्होंने सवाल किया। हमारी जान है तो ही जहान है। और इस जनपद में वैसे तो फर्रुखाबाद डॉक्टरों की मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन वहीं पेशेंट्स का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, जिसकी तरफ से अक्सर ये बातें आती हैं कि फला नर्सिंग होम में पेशेंट और हॉस्पिटल मालिक के बीच में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस बात को लेकर के हो गया कि पेशेंट की मर्ज को डायग्नोस नहीं किया, गलत ट्रीटमेंट दे दिया, उसकी मौत हो गई या उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसकी तमाम घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। ऑथेंटिक चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय है, उसमें डॉक्टर नहीं है,
तो कभी नर्स नहीं है, तो कभी दवाइयाँ नहीं हैं, तो कभी डायग्नोसिस के लिए पैथोलॉजी नहीं काम कर रही है, तो बड़ी मुश्किलें हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही है तो मुझे याद है माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने 1 रुपए का पर्चा किया था। जो गरीब से गरीब मजदूर आदमी भी 1 रुपए में पर्चा बनवा के और बेहतर इलाज करा सके। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, माननीय अखिलेश यादव जी ये ऐलान कर चुके हैं कि पुनः उसी स्तर की व्यवस्था लागू होगी। और जो हमने तो मेरी पार्टी की सरकार ने तो एम्बुलेंस भी दी थी, चाहे वो प्रसूता बहनें हों, चाहे कोई पेशेंट हों, नंबर सबके अलग अलग कर दिए जा रही है। आप डायल करो, आपको किराए पर एम्बुलेंस लेने की जरूरत नहीं, एम्बुलेंस खुद आपके घर पहुंचेगी। तमाम सारी सुविधाएं की हैं। 1090 है, आपका 110 नंबर है, वो नंबर बदल दिए, भाजपा का काम है बदलना है। जब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसका नाम पहले तो कुछ और था, अब योगी हो गए, तो यहाँ तो खुद बदले हैं तो सबको बदलने में लगे हुए हैं, बाकी और कहीं कुछ काम धाम नहीं है। यूपी की असली समस्या क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या जातीय राजनीति? जाति राजनीति तो सदियों से मुद्दा बनी हुई है, और पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर जातियाँ पाई जाती हैं और किसी देश में जातियाँ नहीं हैं। तो जाति समस्या इस देश में है। यहाँ तो वो हाल है, गुरु रविदास जी ने कहा है कि जाति जाति में जाति है, जस केलन के पात, और रविदास मनुष्य ना जुड़ सके जब लो जाति न जात। ये जाति की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मित्र नहीं हो पा रहा है, उसका हमदर्द नहीं हो पा रहा है। ये एक नेशनल प्रॉब्लम है इंडिया के सामने, और हम लोग उसके लिए संघर्ष करते हैं। समाजवादियों का यही काम है कि समानता का माहौल कायम हो इस देश में। जो भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, समाजवादी व्यवस्था कायम हो, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, ये सरकारें लाती हैं। सरकार ने सारे विभागों को बंद कर दिया, ठेकों पर नौकरियां दे दी हैं, और कोई भी नौकरी 8,000, 12,000, 10,000, 15,000 से ज़्यादा की नहीं, सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी हैं। जो रिजर्वेशन था SC, ST और OBC क्लास का, उस रिजर्वेशन को ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने सारे विभागों को बेच दिया है। चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, जितने भी एजेंसी थी सेंट्रल की और स्टेट की भी उन्होंने भेज दिए। पैसे बनाने में सरकार लगी हुई है, और हमको इस धोखे में डाला जा रहा है कि अब इसमें अमृतकाल चल रहा है। ये अमृतकाल बीजेपी वालों के लिए तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर जो पीडीए का समाज है, जिसकी आबादी 85-90% उसके लिए मौत का काल है। विपक्ष में बैठना आसान है या सत्ता में रहकर काम करना? आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता में जाने के लिए ही विपक्ष में हम लोग संघर्ष करते हैं। अब उस हमारे संघर्ष के मूल्य संविधान पर आधारित हों तो ही सार्थकता है। यहाँ पर संघर्ष होता है संविधान के खिलाफ में, जो संघर्ष करते हैं वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। हम इस संवैधानिक मूल्यों को लागू करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं आज विपक्ष में, लेकिन कल जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से संवैधानिक मूल्यों को ईमानदारी से लागू करेंगे। आपको क्या लगता है कि फरकावाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? फरकावाद की सबसे बड़ी समस्या है कि उन्होंने जनपद के चारों विधायक भाजपा के और सांसद भाजपा के जिताए हैं कई बार। अगली बार से जिताना बंद कर दें, समस्या खत्म हो जाएगी। यूपी की सियासत में सबसे बड़ा नेता मायावती जी, योगी आदित्यनाथ जी या अखिलेश यादव जी? माननीय अखिलेश यादव जी। अगर आपको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिले तो कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा हथियार होगा आपके लिए? संविधान की हिफाजत, आरक्षण की हिफाजत, लोकतंत्र की हिफाजत, इस देश के पीडीए वर्ग के संविधान में दिए गए अधिकारों की हिफाजत, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। ये हमारी प्राथमिकता होगी। अगला चुनाव लड़ेंगे या संगठन में रहना पसंद करेंगे आप? पिछला चुनाव लड़ा था तब भी संगठन था, अभी भी संगठन में है, और संगठन वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं है मेरी पार्टी में। मैं संगठन में भी हूँ और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में लगा हूँ। सर, कोई भी हम लोग काम करते हैं, सबका कोई ना कोई आइडल रहता है, तो आप जब राजनीति में आए तो आपका आदर्श नेता कौन? वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं। जी जी। और पूर्व में
नेताओं की फहरिस्त है, महापुरुषों की और नेताओं की फहरिस्त है। संत गुरु महापुरुष तमाम रहे हैं जो मेरे आदर्श हैं, जिनकी छाप मेरे दिल दिमाग पर पड़ी है। वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी नंबर 1 पर हैं। सर, भाजपा के दिन अच्छे हैं या सपा के अच्छे थे? भाजपा ना होती तो वही दिन मेरे लिए अच्छे थे। भाजपा से पहले भाजपा ने आके और बुरा इस देश का कर दिया है। तो अब जब समाजवादियों की सरकार आएगी तभी कुछ चैन की सांस मिलेगी। जी बिल्कुल। सर, भाजपा ने अच्छे दिन का सपना दिखाकर आई थी, क्या अच्छे दिन आए हैं या नहीं? अच्छे दिन आ गए हैं। सिलेंडर 200-250 रुपये में हो गया है। पेट्रोल भी 12-13 रुपये लीटर हो गया है। नौकरियां 2 करोड़ का वादा किया तो 10-15 करोड़ मिल गई हैं। अगर किसी को मिल गई हो, सबके खाते में 15-15 लाख आ गई, यही तो अच्छे दिन होता है। 15-15 लाख आपके भी पास आए होंगे, आपके स्टाफ में आए होंगे, लोगों के पास में। मुझे लगता है ये सब हवाई बातें हैं। दिव्य लोग हैं, दिव्य बातें उन्होंने बताई हैं जो केवल भाजपा को दिखती हैं, बाकी किसी को दिखती नहीं हैं। अच्छे दिन तो वो नहीं ला सके। हम तो कहते हैं हमारे बुरे दिन ही लौटा दो, पहले वाले दिन थे वही लौटा दो, हम उसी से काम चला लेंगे। आपने बहुत सारे सवाल हमें बड़ी खूबसूरती से उसके जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े मन से हमसे सवाल पूछे। हमारे सामने बैठे साथियों के सवाल आए और हमसे जो मन पड़ा हमने रिप्लाई किया। और मुझे भरोसा है कि जो आपके चैनल के माध्यम से इस जनपद के लोग आपके सवाल और मेरे जवाब सुन रहे हैं वो संतुष्ट होंगे, और कहीं कोई संतुष्ट होने में कमी रह जाएगी तो अगली बार मैं फिर प्रयास करूँगा।